Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are again going to continue our first chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So this video is part 3rd of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3.2 को स्टार्ट करने वाले हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को ज़रूर देखा होगा, जिसमें हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को साथ ही साथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टॉपिक के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था, वो भी डिटेल वे में. सो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है, देन दोनों ही पार्ट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 3.2 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. So the name of the topic number 3.2 of this chapter is Domestic Architecture. So इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आप लोग इस टॉपिक को प्रीवियस टॉपिक के साथ अच्छे से रिलेट कर पाओ. सो प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक का नाम था मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. सो उस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि पूरा जो मोहनजोदारो का सेटलमेंट था वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड था. सो पहला जो सेक्शन था उसको सिटाडेल कहा गया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, एंड दूसरा जो सेक्शन था उसको लोअर टाउन कहा गया बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. सो इस टॉपिक में हम लोग मोहनजोदारो के दूसरे सेक्शन यानी कि मोहनजोदारो के लोअर टाउन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो नाउ अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के एग्जांपल्स मिले हैं, यानी कि एविडेंस मिले हैं. नाउ व्हाट आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स? सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स उन सारे बिल्डिंग्स को कहा जाता है जहाँ पे कॉमन पीपल निवास करते हैं, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं. सो आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो कॉमन बिल्डिंग्स होते हैं, जो कॉमन हाउसेस होते हैं, उसी को रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कहा जाता है. सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के लोअर टाउन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स यानी कि कॉमन हाउसेस के एविडेंस मिलते हैं. सो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदारो के जो लोग थे वे लोग लोअर टाउन में ही निवास करते थे, लोअर टाउन में ही अपने कॉमन हाउसेस को बनाते थे, ना कि मोहनजोदारो के सिटाडेल में. सो नाउ अब हम लोग मोहनजोदारो के लोअर टाउन के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मोहनजोदारो के लोअर टाउन में जो भी हाउसेस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, सो उन सारे हाउसेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो अगर हम पहले फीचर की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के लोअर टाउन में जितने भी कॉमन हाउसेस मिले हैं, सो ज़्यादातर हाउसेस के सेंटर में यानी कि ज़्यादातर हाउसेस के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था, यानी कि एक आंगन होता था, एंड उस कोर्टयार्ड के चारों साइड्स में रूम होते थे. सो आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि घर का जो कोर्टयार्ड होता था, जो आंगन होता था, वो में भी कुछ एक्टिविटीज़ का सेंटर होता होगा, जैसे कि कुकिंग एंड वेविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई वेदर. यानी कि गर्मियों के महीने में मोहनजोदारो के जो लोग थे वे लोग अपने घरों के आंगन में ही कुकिंग या फिर वेविंग जैसे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, खाना वाना पकाते थे या फिर कुछ भी बुनाई सिलाई का काम करते थे. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मोहनजोदारो में रहने वाले लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. सो हमें कैसे पता चलता है कि मोहनजोदारो में रहने वाले लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे? सो इसका भी हमारे पास कुछ एविडेंस है. सो आर्कियोलॉजिस्ट को लोअर टाउन में जितने भी हाउसेस मिले हैं, जितने भी घर मिले हैं, सो उन सारे हाउसेस के ग्राउंड लेवल में जो रूम्स होते थे, सो उन सारे रूम्स के वॉल्स में विंडोज़ नहीं होते थे. सो इससे हमें पता चलता है कि वो लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट को जितने भी हाउसेस मिले हैं लोअर टाउन में, सो उन सारे हाउसेस को कुछ इस तरीके से बनाया जाता था कि घर का जो मेन एंट्रेंस होता था, यानी कि घर का जो मेन दरवाज़ा होता था जिसके थ्रू आप घर के अंदर घुसते हो, सो मेन एंट्रेंस घर के इंटीरियर का कोई भी डायरेक्ट व्यू प्रोवाइड नहीं करता था, साथ ही साथ घर के कोर्टयार्ड का एक डायरेक्ट व्यू प्रोवाइड नहीं करता था. दैट मीन्स कि मोहनजोदारो में रहने वाले लोग अपने घरों को कुछ इस तरीके से बनाते थे कि घर का जो मेन दरवाज़ा होता था, सो अगर कोई बाहर का व्यक्ति घर के मेन दरवाजे पे खड़ा हो, देन उसको ये नहीं समझ में आएगा कि उस घर में कितने सारे रूम्स है, उस घर का कोर्टयार्ड कहाँ पे है, उस घर का बाथरूम या फिर किचन कहाँ पे है. सो घर का जो मेन एंट्रेंस होता था वो घर का एक डायरेक्ट व्यू नहीं प्रोवाइड करता था, साथ ही साथ कोर्टयार्ड का एक डायरेक्ट व्यू नहीं प्रोवाइड करता था. सो इससे हमें पता चलता है कि मोहनजोदारो में रहने वाले लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे. इसके अलावा अगर हम कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के लोअर टाउन में जितने भी हाउसेस मिले हैं, जितने भी घर मिले हैं,
सो हर एक घर में उन्हें बाथरूम्स मिला है जो कि ब्रिक से बना हुआ था। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एंड यूनिक फीचर है कि इतने पुराने सिविलाइजेशन के हर एक घरों में आर्कियोलॉजिस्ट को बाथरूम्स मिला है। साथ ही साथ बाथरूम का जो ड्रेन होता था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड होता था एक वॉल के थ्रू। सो इससे हमें अगेन एक एग्जांपल मिलता है प्लानिंग का, और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि मोहनजोदारो के लोग स्वच्छता का कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं था कि घर में बाथरूम बना दिया एंड जो वेस्ट वाटर है वो कहीं पे भी फ्लो कर रहा है, नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बाथरूम्स बनाया था और बाथरूम्स के ड्रेन्स को स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ कनेक्ट किया था। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को लोअर टाउन के कुछ हाउसेस में स्टेयर केसेस के भी रिमेनिंग्स मिले हैं, यानी कि सीढ़ियों के भी रिमेनिंग्स मिले हैं टू रीच अ सेकंड स्टोरी, यानी कि दूसरी मंजिल में जाने के लिए, सेकंड फ्लोर में जाने के लिए, या फिर रूफ यानी कि घर के छत में जाने के लिए। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि लोअर टाउन के जितने भी हाउसेस होते थे वो एक नहीं बल्कि 2-3 मंजिले के भी बनाए जाते थे। नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें, सो आर्कियोलॉजिस्ट को लोअर टाउन में जितने भी हाउसेस मिले हैं, सो ज़्यादातर हाउसेस में आर्कियोलॉजिस्ट को वेल्स यानी कि कुएं के भी एविडेंस मिले हैं। एंड ये जो कुआं होता था, जो वेल होता था, वो घर के एक ऐसे रूम में बनाया जाता था जो कि घर के बाहर होता था, ताकि कुएं का जो पानी है वो पासर बाय के द्वारा भी यूज किया जा सके। सो पासर बाय का मतलब होता है राह चलता व्यक्ति। सो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्यास लग जाता है, देन उसे पानी पीने के लिए घर के अंदर घुसने की कोई भी जरूरत नहीं है। घर के बाहर के रूम में जो वेल बना हुआ है, जो कुआं बना हुआ है, वो उस कुएं से पानी पी सकता है। सो इसीलिए घर का जो कुआं होता था वो घर के बाहर बनाया जाता था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी स्कॉलर्स है, जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट है, जब उन्होंने एस्टिमेट किया यानी कि जब उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि टोटल कितने सारे वेल्स मिले हैं उन्हें मोहनजोदारो में, सो टोटल 700 वेल्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स को मोहनजोदारो में। सो इससे हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदारो के जो लोग थे वे लोग पीने के लिए ज़्यादातर वेल के पानी के ऊपर ही डिपेंड रहते थे, कुएं के पानी के ऊपर ही डिपेंड रहते थे। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मोहनजोदारो के लोअर टाउन के फीचर्स के बारे में जाना। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 3.3 द सिटाडेल। सो इस टॉपिक में हम लोग मोहनजोदारो के पहले सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल नाम दिया है। सो ये जो सेक्शन था ये स्मॉलर था बट एक हायर पोजीशन पे था। सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के सिटाडेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के एविडेंस मिलते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के प्रूफ मिलते हैं जो कि मे बी किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा, यानी कि कुछ विशेष पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के सिटाडेल में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के एविडेंस मिलते हैं। सो पहला है वेयर हाउस एंड दूसरा है द ग्रेट बाथ। सो वेयर हाउस क्या होता है? सो वेयर हाउस बेसिकली एक ऐसे लार्ज बिल्डिंग को कहा जाता है जहाँ पे गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो के सिटाडेल में जो वेयर हाउस मिला है, सो वो एक बहुत ही मैसिव यानी कि एक बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर था, एक बहुत ही लार्ज बिल्डिंग था। सो उस बिल्डिंग का यानी कि वेयर हाउस का जो लोअर पोर्शन था वो मे बी ब्रिक से बनाया गया होगा एंड जिसका रिमेनिंग्स आज भी है। बट वेयर हाउस का जो अपर पोर्शन था यानी कि ऊपर का जो पोर्शन था वो मे बी वुड से बनाया गया होगा, जो कि सालों पहले ही डिकेड यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया है। सो हमें वेयर हाउस का सिर्फ और सिर्फ नीचे के पोर्शन का ही रिमेनिंग्स मिलता है। एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था वो था द ग्रेट बाथ। सो ग्रेट बाथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को सिटाडेल में मिला है मोहनजोदारो के। एंड ग्रेट बाथ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ग्रेट बाथ को हम लोग थोड़े से डिटेल वे में डिस्कस करते हैं। सो आखिर ये ग्रेट बाथ था क्या? सो ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, यानी कि एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगल के शेप का एक टैंक था। सो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि ग्रेट बाथ एक स्विमिंग पूल की तरह था। सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर को। सो ग्रेट बाथ सिटाडेल के एक कोर्टयार्ड में बनाया गया था एंड ग्रेट बाथ चारों ही साइड से कॉरिडोर से सराउंडेड था, यानी कि ग्रेट बाथ के चारों ही साइड्स में कॉरिडोर्स बना हुआ था। सो आखिर हड़प्पन पीपल ग्रेट बाथ में किस तरीके से उतरते थे? सो ग्रेट बाथ में आपको 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स देखने को मिलेगा, यानी कि 2 तरफ से सीढ़ियां देखने को मिलेगा, एक नॉर्थर्न डायरेक्शन में एंड एक सदर्न डायरेक्शन में, लीडिंग इनटू द टैंक, यानी कि टैंक में उस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए। एंड ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया गया था। सो वाटर टाइट का मतलब होता है कि जहां से वाटर फ्लो ना करे, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ग्रेट बाथ को वाटर प्रूफ बनाया गया था ताकि ग्रेट बाथ का जो पानी है, उस टैंक का जो पानी है वो फ्लो ना करे। सो आखिर मोहनजोदारो में रहने वाले लोगों ने किस तरीके से ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया था? सो उन्होंने ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाया था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज
एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ गिप्सम, यानी कि ग्रेट बाथ का जो एजेस है, एजेस का मतलब होता है जो बॉर्डर्स है, सो उन सारे बॉर्डर्स में उन्होंने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था, ईंटों का इस्तेमाल किया था। सो ईंटों को सेट करके उन्होंने उसको वाटर टाइट बनाया था और साथ ही साथ मोटर ऑफ गिप्सम का भी इस्तेमाल किया था। गिप्सम एक बहुत ही सॉफ्ट व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिससे सीमेंट बनाया जाता है। सो मोहनजोदारो में रहने वाले लोगों ने गिप्सम का भी इस्तेमाल किया था ग्रेट बाथ को वाटर टाइट बनाने के लिए। नाउ अगर हम ग्रेट बाथ के दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, सो ग्रेट बाथ के तीनों ही साइड्स में रूम्स बने हुए थे एंड उन सारे रूम्स में से एक रूम में एक बहुत ही लार्ज वेल यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा कुआं भी बना हुआ था एंड हो सकता है कि ग्रेट बाथ का जो पानी है वो उस लार्ज वेल, उस बड़े से कुएं से ही लाया जाता था। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि ग्रेट बाथ का जो वेस्ट वाटर होता था, जो यूज्ड वाटर होता था, वो उस टैंक से एक बहुत ही ह्यूज ड्रेन में फ्लो करता था एंड वो जो ड्रेन होता था वो फर्दर उस पानी को, उस यूज्ड वाटर को सिटाडेल से बाहर लेके जाता था। नाउ नेक्स्ट हमें बता रखा है कि अगर आप ग्रेट बाथ के नॉर्थन साइड में देखेंगे अक्रॉस अ लेन यानी कि एक गली की तरफ, देन आपको एक स्मॉलर बिल्डिंग देखने को मिलेगा एंड उस स्मॉलर बिल्डिंग में 8 बाथरूम्स बने हुए थे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, यानी कि एक कॉरिडोर के दोनों ही साइड में 4-4 करके 8 बाथरूम्स बने हुए थे एंड उन सारे ही बाथरूम्स का जो ड्रेन्स होता था वो एक ऐसे ड्रेन से कनेक्टेड था जो कि कॉरिडोर से होते हुए गुजरता था, यानी कि उन सारे ही बाथरूम्स का जो वेस्ट वाटर होता था उसको एक बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा बाहर निकाला जाता था। सो ये जो स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो ग्रेट बाथ है एंड इस ग्रेट बाथ की जो यूनिकनेस है, जो खासियत है, और साथ ही साथ ये ग्रेट बाथ हमें जिस जगह पे मिला है, सो बेसिकली मोहनजोदारो के सिटाडेल में हमें ये ग्रेट बाथ मिला है जहाँ पे हमें कुछ डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग्स के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ विशेष बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। सो इसी वजह से स्कॉलर्स ने ये सजेस्ट किया है कि हो सकता है कि ये जो ग्रेट बाथ है ये किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया होगा, यानी कि किसी भी धार्मिक स्नान के लिए बनाया गया होगा। सो आखिर स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने ग्रेट बाथ को रिलीजन के साथ क्यों कनेक्ट किया, ग्रेट बाथ को उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि ये किसी स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया होगा? सो इसका रीज़न में भी ये हो सकता है कि इंडिया एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें बहुत सारे रिलीजन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जहाँ पे हमें बहुत सारे रिचुअल्स देखने को मिलते हैं। सो इवन गंगा में डुबकी लगाना भी एक धार्मिक स्नान ही माना जाता है। सो हो सकता है कि स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस ने इसी वजह से ग्रेट बाथ को रिलीजन के साथ कनेक्ट किया है एंड ग्रेट बाथ में जो भी बाथिंग होता था, जो भी स्नान करते थे लोग, इसको एक धार्मिक स्नान कहा है, इसको एक स्पेशल रिचुअल बात कहा है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 3.3 भी कंप्लीट होता है, द सिटाडेल। आई होप कि आपको लोअर टाउन एंड सिटाडेल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एंड ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द फीचर ऑफ द लोअर टाउन या फिर अबाउट द फीचर ऑफ द ग्रेट बाथ। सो आई होप कि आप आंसर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, टॉपिक नंबर 4, जिस टॉपिक का नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सो इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सो इस टॉपिक में हम लोग कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोसाइटीज में सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए। सो अगर हम लोग किसी भी सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं, सो हर एक सोसाइटी में हमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है, चाहे सोशल डिफरेंस हो, इकोनॉमिक डिफरेंस हो या फिर पॉलिटिकल डिफरेंस हो। सो चाहे हमें सोशल डिफरेंस एंड पॉलिटिकल डिफरेंस देखने को मिले या फिर ना मिले, बट हमें हर एक सोसाइटी में इकोनॉमिक डिफरेंसेस जरूर देखने को मिलता है। हर एक सोसाइटी में आपको 2 सेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, एक रिच सेक्शन एंड दूसरा पोर सेक्शन, यानी कि हर एक सोसाइटी में आपको इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। सो इस टॉपिक में हम लोग वही जानने वाले हैं कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोसाइटी में भी कोई भी डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। सो नाउ अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक नंबर 4 का जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है बैरियर्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली कुछ स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कुछ मेथड्स या फिर तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के बीच में कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग एक ही कल्चर में रहते थे, सो एक ही कल्चर में रहने के बावजूद भी क्या उन लोगों में कुछ सामाजिक या फिर आर्थिक डिफरेंसेस, भेदभाव होता था या फिर नहीं। सो पहला स्ट्रैटेजी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो है स्टडिंग बैरियर्स, जो कि हमारे पहले सब टॉपिक का भी नाम है। सो व्हाट आर बैरियर्स? बैरियर्स का मतलब क्या होता है? सो बैरियर्स का मतलब होता है दफन। जब भी एक डेड बॉडी को ग्रेव में यानी कि कब्र में दफनाया जाता है, सो उस एक्ट, उस सेरेमनी को ही बैरियर्स कहा जाता है।
सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली बैरियर्स को ही स्टडी करते हैं, यानी कि इन सारे कब्र एंड दफन को ही स्टडी करते हैं इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों में कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। सो हम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर है अबाउट द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। सो इजिप्ट के जो बड़े बड़े पिरामिड्स है, सो उन सारे पिरामिड्स से हम लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर है। हमने पिक्चर में कई बार इजिप्ट के पिरामिड्स को देखा है। सो कई सारे जो इजिप्ट के पिरामिड्स है वे कॉन्टेम्पोरेनियस है विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जिस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था उसी सेम टाइम पीरियड में इजिप्ट के बड़े बड़े पिरामिड्स को भी बनाया गया था। सो इजिप्ट के जो ज़्यादातर पिरामिड्स है वो बेसिकली रॉयल ब्यूरियल्स है। रॉयल ब्यूरियल्स यानी कि राजा महाराजाओं का कब्र है। सो जब भी इजिप्ट के किसी भी राजा महाराजा का डेथ हो जाता था देन उनको जिस कब्र में दफनाया जाता था उस कब्र के ऊपर बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जाते थे। सो बेसिकली ज्यादातर जो इजिप्ट के पिरामिड्स है वो रॉयल ब्यूरियल्स है एंड उन सारे कब्र में राजा को दफनाने के साथ साथ बहुत सारे क्वांटिटीज ऑफ वेल्थ को भी दफनाया जाता था। सो ये बात की हमने इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में, यानी कि इजिप्ट के रॉयल ब्यूरियल्स के बारे में। बट इस टॉपिक में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्यूरियल्स के बारे में जानना है टू फाइंड आउट कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोगों के बीच में कुछ सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। सो अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्यूरियल्स के फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट्स में जितने भी ब्यूरियल्स मिले हैं, जितने भी कब्र मिले हैं, एंड जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन सारे ब्यूरियल्स को स्टडी किया देन उन्हें ये पता चला कि हड़प्पन पीपल बेसिकली डेड बॉडी को एक गड्ढा खोद के दफनाया करते थे। बट आर्कियोलॉजिस्ट को कभी कभार डिफरेंसेस देखने को मिलता है इन द वे द ब्यूरियल पीट वाज मेड, यानी कि जिस तरीके से उस गड्ढे को बनाया जाता था सो उसमें कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट को डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ ब्यूरियल पीट्स में आर्कियोलॉजिस्ट को ये देखने को मिला है कि गड्ढा को खोदने के बाद उसको ब्रिक्स से लाइन किया जाता था, यानी कि उस गड्ढे में ब्रिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट्स में कुछ ऐसे भी ग्रेव्स मिले हैं। सो ग्रेव्स का मतलब भी कब्र ही होता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन साइट्स में कुछ ऐसे भी कब्र मिले हैं, कुछ ऐसे भी ग्रेव्स मिले हैं जिन सारे ग्रेव्स में पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स का एविडेंस मिला है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पन पीपल आफ्टर लाइफ के ऊपर बिलीव करते थे। दैट मीन्स कि हड़प्पन पीपल का ये मानना होता था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होता है, इसीलिए वे सारे ही ऑब्जेक्ट्स जो कि एक व्यक्ति अपने इस लाइफ में यूज करते थे सो उन सारे ही ऑब्जेक्ट्स को डेड बॉडी के साथ दफनाया जाता था ताकि वो जो व्यक्ति है वो मरने के बाद उसका जब आफ्टर लाइफ होगा सो उस आफ्टर लाइफ में ये सारे जो सामान है उसको यूज कर सके। सो पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स के जो हमें एविडेंस मिले हैं ग्रेव्स में, सो इससे हमें यही पता चलता है कि हड़प्पन पीपल आफ्टर लाइफ के ऊपर भी बिलीव करते थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को मैन एंड वुमेन यानी कि पुरुष और महिला दोनों के ही ब्यूरियल्स में, दोनों के ही कब्र में बहुत सारी ज्वेलरीज भी मिले हैं। सो इससे हमें अगेन ये पता चलता है कि वुमेन के अलावा मैन भी ज्वेलरी पहना करते थे। इसके अलावा जब मिड 1980s के टाइम पीरियड के दौरान जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के एक सिमेंट्री यानी कि हड़प्पा के एक कब्रिस्तान में जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया, खुदाई किया, देन उन्हें एक मेल के स्कल के सामने यानी कि एक जो पुरुष है उसके एक खोपड़ी के सामने 3 इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिला। सो पहला है एन ऑर्नामेंट, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऑर्नामेंट मिला जो कि 3 सेल रिंग से बना हुआ था। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को एक जैस्पर बीड मिला। सो जैस्पर एक तरीके का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है। सो उस स्टोन से जो मोती बना हुआ था, जो बीड बना हुआ था, सो वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला। साथ ही हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स यानी कि बहुत सारी छोटे छोटे मोतियां। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पा के एक सिमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान में एक्सकेवेशन किया सो उन्हें इतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिले एक मेल के स्कल के सामने। साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ग्रेव्स में यानी कि कुछ कब्र में ये भी देखने को मिला है कि डेड बॉडी के साथ एक कॉपर मिरर को भी बरीड किया गया है। सो इन सारे फीचर्स को जानने के बाद हमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डिफरेंसेस का पता चलता है। सो जिस ग्रेव में यानी कि जिस कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को थोड़े बहुत प्रेशियस ऑब्जेक्ट मिले, सो इससे ये पता चलता है कि वो जिस व्यक्ति का ग्रेव था, वो जिस व्यक्ति का कब्र था, वो किसी रिचर व्यक्ति का होता होगा। वेरेस जिस ग्रेव में जिस कब्र में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ें मिली जैसे कि कॉपर के मिरर या फिर पोट्री, सो वो ग्रेव में भी किसी पोर व्यक्ति का होता होगा। सो इन सारे फीचर्स से हमें थोड़ा बहुत इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है।
बट अगर हम एज अ होल इन सारे ही आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करें जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेव्स में मिले हैं, कब्र में मिले हैं, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन पीपल थे वे लोग इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करते थे कि डेड बॉडी के साथ हमें कुछ प्रेशियस ऑब्जेक्ट को भी बरी करना चाहिए, जो कि हमें बेसिकली इजिप्ट के रॉयल ब्यूरियल्स में देखने को मिलता है। सो इजिप्ट में जितने भी रॉयल ब्यूरियल्स मिले हैं, सो उन सारे ब्यूरियल्स में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा वेल्थ मिला है, जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्यूरियल्स में देखने को नहीं मिला है। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के ब्यूरियल्स में बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट्स, पोट्री या फिर कॉपर के मिरर, जो कि इतने भी प्रेशियस ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि हड़प्पन पीपल अपने साथ प्रेशियस ऑब्जेक्ट को दफनाने में बिलीव नहीं करते थे। सो विद दिस हमने अपने पहले स्ट्रैटेजी के बारे में जान लिया। नाउ इस टॉपिक का जो दूसरा सब टॉपिक है उसका नाम है लुकिंग फॉर लग्जरीज। सो ये एक दूसरा स्ट्रैटेजी है टू फाइंड आउट कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस होता था या फिर नहीं। सो दूसरा स्ट्रैटेजी जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए, वो है स्टडी आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। सो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों को समझा दिया था। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है प्राचीन कलाकृति। सो आर्कियोलॉजिस्ट को आज तक हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जितने भी पुराने ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, सो उन सारे ही आर्टिफैक्ट्स को उन्होंने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, यानी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। सो पहला है यूटिलिटेरियन एंड दूसरा है लग्जरियस। सो अब हम लोग यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस ऑब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। सो जो पहला कैटेगरी है, यानी कि जो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स है, सो इस कैटेगरी में उन सारे ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस किया गया जो कि हड़प्पन पीपल डेली लाइफ में यूज करते थे, एंड जो सारे ऑब्जेक्ट्स बहुत ही इजीली ऑर्डिनरी मटेरियल से बन जाते थे, जैसे कि स्टोन या फिर क्ले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेंस, जिसका मतलब होता है चक्की, इसके अलावा पोट्री, नीडल्स एंड फ्लैश रबरस। सो ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है ये हड़प्पन पीपल अपने डेली लाइफ में यूज करते थे, और साथ ही साथ ये सारे ही ऑब्जेक्ट्स ऑर्डिनरी मटेरियल से ही बन जाते थे, एंड इसको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता था। सो नाउ अगर हम लोग इन सारे ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन के लगभग सारे ही सेटलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड मिले हैं, यानी कि हर एक सेटलमेंट में मिले हैं। सो इसको लर्न करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको डेली लाइफ में यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। नाउ अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें जो कि है लग्जरियस ऑब्जेक्ट, सो आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स को लग्जरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी कि जो हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, एंड जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल से बनता था, यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा महंगे होते थे एंड जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होता था। सो ऐसे मटेरियल से जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता था, सो उन सारे ऑब्जेक्ट्स को लग्जरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। साथ ही साथ ये सारे जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स होते थे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया जाता था, यानी जो भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था इन सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत ज़्यादा हार्ड होता था। सो उन्हीं सारे ऑब्जेक्ट्स को लग्जरियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिटिल पॉट्स ऑफ फियांस। सो फियांस एक तरीके का मटेरियल होता है जो किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। सो जब ग्राउंड सैंड या फिर सिलिका को कलर एंड गम के साथ मिक्स किया जाता है, एंड उसके बाद जब इसको फायर किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है, तब जाके ये जो मटेरियल है ये ऑब्टेन होता है। सो इस मटेरियल से, यानी कि फियांस से जो भी पॉट्स बनाए जाते थे, सो उन सारे पॉट्स को लग्जरियस कैटेगरी में प्लेस किया गया है, क्योंकि इन सारे पॉट्स को प्रेशियस माना जाता है, क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो लिटिल पॉट ऑफ फियांस एक लग्जरियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है ना। नेक्स्ट हमें लग्जरियस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सारे आर्टिफैक्ट्स, यानी कि इन सारे लग्जरियस ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, देन उन्हें ये देखने को मिला कि ये सारे जो रियर ऑब्जेक्ट्स है, ये सारे जो लग्जरियस ऑब्जेक्ट है जो कि वैल्यूएबल मटेरियल से बनते थे, सो ये सारे लग्जरियस ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट को लार्जेस्ट सेटलमेंट्स में मिला है, जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े सेटलमेंट थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, सो उन सारे बड़े बड़े सेटलमेंट में ही आर्कियोलॉजिस्ट को लग्जरियस ऑब्जेक्ट मिले हैं, एंड ये सारे ऑब्जेक्ट आर्कियोलॉजिस्ट
आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा रियरली ही स्मॉलेस्ट सेटलमेंट्स में मिले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो लिटिल पॉट ऑफ यान्स था जो कि मे बी हड़प्पन पीपल परफ्यूम बॉटल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे। सो ये जो लिटिल पॉट ऑफ यान्स है ये आर्कियोलॉजिस्ट को मोहनजोदारो एंड हड़प्पा के सेटलमेंट से मिला है, ना कि स्मॉलर सेटलमेंट्स जैसे कि कलिबंगन। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हो सकता है कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ये सारे जो बड़े बड़े सेटलमेंट्स हैं एंड इन सारे बड़े बड़े सेटलमेंट्स में रहने वाले जो लोग होते थे वो लोग रिचर पर्सन होते थे, तभी वो लोग इन सारे लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते थे। वेरेस स्मॉलेस्ट सेटलमेंट्स में रहने वाले जो लोग होते थे जैसे कि कलिबंगन, सो इन सारे सेटलमेंट्स के लोग इतना ज्यादा रिचर नहीं होते होंगे, तभी हमें इन सारे सेटलमेंट में कोई भी लग्जरियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है, एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड की बात करें सो आर्कियोलॉजिस्ट को ज्यादातर गोल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट से नहीं मिला है। दैट मीन्स कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में गोल्ड बहुत ज्यादा रेयर था, जो कि आज के टाइम पीरियड में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस मटेरियल है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जितना भी गोल्डन ज्वेलरी मिला है हड़प्पन साइट्स से वो बेसिकली होर्ड्स से रिकवर्ड हुआ है। सो होर्ड्स का मतलब होता है खजाना। दैट मीन्स कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रेशियस चीज जो है वो कहीं पे छुपा के रख देता है, किसी भी गड्ढे में या फिर किसी भी पॉट वगैरह में रख देता है, एंड किसी वजह से अगर वो व्यक्ति अपने उस प्रेशियस चीज को दोबारा उस जगह से नहीं निकाल पाता है, देन बहुत सालों के बाद जब भी कोई आर्कियोलॉजिस्ट या फिर जब भी कोई व्यक्ति उस चीज को निकालता है देन उसके लिए वो एक खजाना होता है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जितना भी गोल्डन ज्वेलरी मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन से वो इन्हीं सारे होर्ड्स में से मिलता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।